ओके गाइस, ये मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये हम जो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, बैलेंसिंग और फाइनिंग इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह भी चीजें आ जाती हैं इस तरह की भी, और दूसरे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी है जी। ठीक है, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। चलिए जी। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसको जरा गौर से देखते जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करना शुरू कर दें। आप लोगों ने इसको उसी तरीके से बैलेंस करना है जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, ये मैं करके दे रहा हूं आप लोगों को बैलेंस। ये देखिए जी, सबसे पहली चीज, यू पीपल शुड नो द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Cr2O7 - 2 है। तो इज इक्वल टू -2 कर दें, क्योंकि इसके ऊपर -2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 × 7, इसके 7 एटम्स हैं। और क्रोमियम की आप लोगों को निकालनी है, इसके कितने एटम्स हैं? 2। तो इसको सॉल्व करने, 2 क्रोमियम -14 इज इक्वल टू -2, और -14 इधर आके क्या हो गया? +14। तो -2 +14। ठीक है जी। तो 2 क्रोमियम दैट इज इक्वल टू +12। 2 को उधर जाके डिवाइड कर दे, ये यहां से खत्म कर लें तो ये +6 आ गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है आप लोगों की। और ये +6 से क्या हो रही है? +3 हो रही है। तो +6 से +3 रिडक्शन होती है, तो ये रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों, आप लोगों ने रिडक्शन का वर्ड लिख के, और सिर्फ यही दो चीजें जो है वो लिख देनी है। कौन सी? ये Cr2O7 - 2। Cr2O7 - 2, इससे क्या बन रहा है? Cr+3 बन रहा है जी। तो ये आप लोगों ने रिडक्शन लिख के, और ये चीज लिख ली। उसके बाद ये देखें, ये B+2 से BO3 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे B की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसको निकालने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे BO3-। तो ये माइनस लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू -1 लिख लें। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 × 3, और वैनेडियम की तुम लोगों ने निकालनी है ×1। तो ये क्या बन गई? वैनेडियम -6 इज इक्वल टू -1। -6 उधर जाके +6 हो गया, यहां से कट कर दो तो ये +5 आ गई। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो +2 से +5 जो है ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का वर्ड लिख के मेरे बच्चों, और यही दो स्पीशीज लिख दो, B+2, और इससे क्या बन रहा है? BO3-1। ठीक है जी। ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग वाटर लिख देंगे 7, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होती है। 7 वाटर लिख दें, और इसमें हाइड्रोजन आ गए हैं कितने? 7 × 2 = 14। तो इधर 14H पॉजिटिव लिख दें। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक तरफ वाटर लिखते हैं और एक तरफ H पॉजिटिव लिखते हैं। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। ओके। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ये 2 क्रोमियम आ गए। ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो ये +6 से क्या हो रहा है? +6 से +3 हो रहा है। तो +6 से +3, 3 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो एक क्रोमियम के एटम के लिए है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम है भाई, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर उसका डबल कर दो 3 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 क्रोमियम के लिए यानी 3 × 2, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी में करते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन कोई नहीं है, तो इधर 3 वाटर लिखते हैं, 3 वाटर। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। तो इधर 6H पॉजिटिव लिख दो, 6H पॉजिटिव। ठीक है जी। उसके बाद तुम लोगों ने अगला काम क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये +2 से कितना हो रहा था? ये +5 लिखनी थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 से +5 का मतलब 3 का फर्क है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके
यहाँ पे लूज होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6 वाटर प्लस 2b प्लस 2 is going to form 2BO3 negative प्लस 12H पॉजिटिव और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इस इक्वेशन को भूल जाओ जैसे है ही नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करेंगे तो देखते जाएं, ये क्रोमियम Cr2O7, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 होगा, ए की वैल्यू आपकी 1 होगी। ठीक है, उसके बाद B+2, तो B+2 के साथ 2 आ गया है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। उसके बाद H पॉजिटिव कितने हैं, यहाँ पे 14H पॉजिटिव है, यहाँ पे 12H पॉजिटिव है, तो ये 12 वाले कट गए और इधर बाकी 2H पॉजिटिव बच गए, तो 2H पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्रोमियम के कितने हैं, क्रोमियम के 2 हैं, ये देखिए 2, तो इधर 2 लिखते हैं। और उसके बाद BO3 नेगेटिव के भी 2 हैं, इधर 2 लिखते हैं। वाटर कितने होंगे, इधर 7 वाटर है, इधर 6 वाटर है, 6 वाटर कट गए, इधर 1 वाटर बचा, तो 1 वाटर होगा। तो आपको वो ए और बी की रेशो पूछ रहा है, तो 1:2 आ रही है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, डू इट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, ग्रेटेस्ट रेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सल्फर 0 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे सल्फर +4 है, और यहाँ पे +6 है, यहाँ पे सल्फर +6 है, और इधर भी +6 है, और इधर जो है ये निकाल के देख लेते हैं क्या निकलता है। H2S2O7 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का होता है -7, और सल्फर का निकालना है -2, और उसके बाद हाइड्रोजन का +1 × 2, तो ये बन गया +2 प्लस 2s -14 इज इक्वल टू 0। -14 और +2 कितना बन गया, -12 इज इक्वल टू 0। -12 उधर जाके क्या हो गया, +12, और 2 जाके उधर डिवाइड हो गया, तो +12 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी +6। ठीक है जी, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ रही है, तो सेम है सब में, यहाँ पे +6 है और यहाँ पे B+6 है, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट चेंज कहाँ पे आ रहा है, ए में आ रहा है, 0 से +4, ये ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ए। डिड यू गेट इट। यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इसमें करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जरा प्लीज। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बताना है कि कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। तो ये देखिए, Ti इधर +4 है और इधर Ti +4 है, तो ये तो सेम है। ऑक्सीजन इधर -2 है, इधर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, ये भी नहीं हो सकता। क्लोरीन इधर 0 है, इधर क्लोरीन -1 है, तो 0 से -1 जो है वो क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो क्लोरीन होगी, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस। ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको उसी तरीके से कर लेना यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना जरा, बैलेंस करो जो मैंने तरीका बताया है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, लिखते हैं फिर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर और H पॉजिटिव लिखो, और फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करो, और फिर उसको सॉल्व करो। कमो, ये ClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यार, देखते जाओ जरा। ये मैं साथ साथ मिटाता जाऊंगा। ClO3 माइनस है, तो इज जी इक्वल सर। टू -1। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 × 3, और क्लोरीन की निकालनी है ×1, तो क्लोरीन -6 इज इक्वल टू -1, -6 उधर जाके क्या हो गया, +6, तो ये बन गया +5, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे +5 है। ठीक है, और यहाँ पे निकाल के देखो, ये क्लोरीन, ये ClO4 -1 इज इक्वल टू -1, तो ये -2 × 4 -8 हो गया, उधर जाके क्या हो गया, +8, तो -1 +8 +7 आ गई, तो यहाँ पे +7 है, तो +5 से +7 जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसको मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का वर्ड लिख के
और यही दो चीजें लिख लो, ClO3 माइनस इज ClO4 माइनस 1। ठीक है जी, ये लिख लिया। उसके बाद रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे Mn+7 है, और यहाँ पे Mn निकाल के देख लो, ये +4 होगा। आप लोगों को मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई हुई है। तो +7 से +4 रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे रिडक्शन का वर्ड लिख के और यही दो स्पीशीज लिख लो, MnO4 माइनस इज गोइंग टू फॉर्म MnO2। ठीक है जी। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं मेरे बच्चों। तो देखते जाएं इसमें। सबसे पहली चीज, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ये देखें, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो भाई यहाँ पे एक वाटर आ जाएगा, ठीक है, ये 3 ये और एक ये 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए हैं, तो इधर H पॉजिटिव लिख दो। ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर 2 वाटर लिख दो भाई। और इधर 4 H आ गए, तो इधर 4H पॉजिटिव लिख दो। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें डालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ये वाला क्या हो रहा था, +5 से +7। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसी तरीके से रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई ये +7 से +4 बन रहा है, तो इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 6 आएगा, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि सेम इलेक्ट्रॉन हो सके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि सेम इलेक्ट्रॉन्स बन सके। तो ये क्या बन गया, पहले ये वाला लिखते हैं सारी चीज। ये बन गई 3H2O प्लस 3ClO3 माइनस is going to form 3ClO4 minus plus 6H positive plus 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करती है, तो ये बन गया 8H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन is going to form 2MnO2 प्लस 2 2 सा 4 4 वाटर। ठीक है जी। अब ये इक्वेशंस भूल जाओ, जैसे हैं ही नहीं, इनको भूल जाओ। अब ये वाले जो इक्वेशंस हैं, इनमें सेम चीजों को कट कर लो। सेम चीजें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट गए, इधर 3 वाटर है, इधर 4 वाटर है, तो 3 वाटर कट गए और इधर 1 वाटर बच गया। ठीक है। और इधर 8H पॉजिटिव है, इधर 6H पॉजिटिव है, 6H पॉजिटिव बच गए, इधर 2H पॉजिटिव आ गया। ठीक है। तो अब ये वैल्यूज लिखते जाओ। 3, यहाँ पे W की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये 3 है। उसके बाद ClO4 के साथ भी 3 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, H पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, H पॉजिटिव थी। उसके बाद MnO4 की वैल्यू भी 2 है, 2, और इधर भी 2 है, और वाटर तुम लोगों का 1 है। तो आई थिंक नाउ यू गॉट द आंसर। क्या आंसर होगा, W की वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 A की जगह पे आ रही है, तो B दैट इज योर आंसर। अब पता चल गया सर साहब कैसे गलत था। जी सर। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फिर अगला चैप्टर आज। ये इसकी मजीद प्रैक्टिस जो है, ये आप लोग टॉपिकल निकाल के वहां से जो है वो इसको कर लीजिएगा। ठीक है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, डायनेमिक्स ऑफ फाइनल इक्वेशन। ठीक है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। आप लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम्स हो इससे रिलेटेड, ठीक है, तो यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द ग्रुप। ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ वो चीजें डिस्कस कर लूंगा। ओके। Okay, my dear. So we are going to start with the next chapter today, that is energetics. आज हम लोगों ने शुरू करना है energetics. Energetics जो चैप्टर है, आप लोगों ने ओ लेवल में एक चीज पढ़ी होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये उससे रिलेटेड उस तरह का जो है ये चैप्टर है, इंथैल्पी चेंज जिसको हम कहते हैं।
ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा व्यू दे देता हूँ ओ लेवल की चीजों का, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओ लेवल में आप लोगों ने इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स जो है वो बनाई थी, कुछ इस तरह से, जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग आपका लिखा होता है एनर्जी, और एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा होता है रिएक्शन पाथवे, या इसको हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स एनर्जी, एंड दिस इज रिएक्शन पाथवे। ओके। अच्छा जी, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है। सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक, और दूसरा रिएक्शन हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। ठीक है जी। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है ये आपके हाई एनर्जी लेवल पे होती है। ठीक है जी, दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट्स दे आर प्रेजेंट एट लो एनर्जी लेवल। ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस तरीके से एक माउंटेन बना देते थे, पहाड़ बना देते थे। ठीक है जी। अब ये रिएक्टेंट से लेके, और ये जो पहाड़ की ये टॉप है, यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको ई ए से शो करते हैं। दिस इज एक्चुअली द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है जी। और रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज द इंथैल्पी चेंज। और ये देखिए, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हमेशा नेगेटिव होती है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आप लोग ओ लेवल में ये चीजें पढ़ चुके हो। तो ये जो डेल्टा एच है, दिस इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी चेंज। इसको एनर्जी चेंज भी कहते हैं, एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं, हीट चेंज भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो सूटेबल वर्ड है दैट इज द एंथैल्पी चेंज। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स लो एनर्जी लेवल पे होते हैं, प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी लेवल पे। इनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग इस तरह पहाड़ बना देते हैं। रिएक्टेंट से लेके पहाड़ के टॉप तक का डिस्टेंस दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक का डिस्टेंस दैट इज एंथैल्पी चेंज। ये देखिए, ये भी ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगी, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। तो ये डेल्टा एच जो है ये एंथैल्पी चेंज को शो करता है, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का जो है वो आपका डिस्टेंस होता है जी। इज इट क्लियर माइंड? ये क्लियर हो यस गया? सर। यस चलिए। सर। अच्छा जी, अब हम लोग जो चीज शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, ये तो थोड़ा सा ओ लेवल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। हम लोगों ने एक चीज करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है जी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है ये क्या होती है, ये देखिए, हम लोग डेल्टा एच लिखते हैं, और ये लिख के इसके ऊपर ये फाई का साइन लगा देते हैं, ये इस तरह का, ये फाई का साइन है। दिस इज कॉल्ड एज द फाई साइन। ये जो फाई का साइन होता है, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है कि जब भी आपने किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है मेरे बच्चों, सो यू ऑलवेज हैव टू यूज द स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस आप लोगों को यूज करनी होती हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हैं वो आपकी तीन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, आपके पास रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने एंथैल्पी चेंज निकालनी है, और रूम टेम्परेचर आपको पता ही है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ 298 केल्विन होता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। दूसरी चीज, ये फाइव का जो साइन है, दिस इज एक्चुअली शोइंग द स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने बताया तीन है। पहली रूम टेम्परेचर, दूसरा जो है दैट इज प्रेशर,
तो वो प्रेशर भी आपका रूम प्रेशर होना चाहिए, रूम प्रेशर। और रूम प्रेशर मेरे बच्चों नॉर्मली 1 atm होता है जी, ठीक है जी। और तीसरी चीज, जब आपने इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, दैट द रिएक्टेंट्स शुड बी इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब होता है, पहले मैं लिखूं यहां पे, रिएक्टेंट्स शुड बी इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए जी, कार्बन है, आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा, कार्बन जो है ये डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हल्का तो सॉलिड है, और कार्बन जो है ये ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। अब मसला ये है कि कार्बन की ये दोनों फॉर्म्स हैं, तो हम इनमें से कौन सी फॉर्म यूज करें। इसका तरीका ये होता है कि कार्बन डायमंड को पकड़ के इसको हीट करो, इसको जब हीट करते हो तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। ये ग्रेफाइट को जितना मर्जी हीट करो या ठंडा करो तो ये डायमंड में चेंज नहीं होता, यानी ये उल्टा रिएक्शन नहीं आता, ये आगे की तरफ ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है, ग्रेफाइट डायमंड में चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये वाली स्टेट जो है ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज द स्टेबल स्टेट। तो हमने जब भी कार्बन को यूज करना है, वी ऑलवेज हैव टू टेक द कार्बन ग्रेफाइट। हमने कभी भी कार्बन को डायमंड की फॉर्म में नहीं लेना। व्हाई? बिकॉज दिस इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। समझ लगी है? यानी डायमंड को हीट करने में ग्रेफाइट बन सकता है, लेकिन ग्रेफाइट को हीट करें, ठंडा करें, कुछ भी करें, वो डायमंड में चेंज नहीं होता। तो इट मींस कि बेसिकली दिस इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। एज एन एग्जांपल ये वैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह अगर हाइड्रोजन है तो उसकी नॉर्मली स्टेट क्या होती है, H2 की गैसियस फॉर्म, तो उसको गैसियस फॉर्म में आप लोग लोगे। पानी है, पानी की नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे क्या फॉर्म होती है, लिक्विड, तो उसको लिक्विड फॉर्म में तुम लोगों ने लेना है, गैसियस फॉर्म में नहीं लेना। डिड यू गेट इट? तो उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज का नाम देते हैं, ठीक है।